हाय, आई एम आशीष। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, देखो प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोलिंग चैप्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हम लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन फिर मैंने कहा था कि हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट है आपका डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। फिर इसके बाद है नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर थर्ड पॉइंट है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। एंड फोर्थ पॉइंट है कॉस्टली अफेयर। ओके, तो चलिए जरा इसको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं इनके बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं ये, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला आपका पॉइंट है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। देखो आप सब जानते हो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें हम किसी क्वांटिटी की बात करें जिसको आप मेजर कर सकते हो, लेकिन आप क्या क्वालिटेटिव डेटा को मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं मेरे दोस्त की जो हमारी दोस्ती है, मैं मेरा दोस्त है मान लो। ठीक है, हाँ, जो हमारी दोस्ती है क्या आप उसको मेजर कर सकते हो? क्या आप अपनी फ्रेंडशिप को मेजर कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं क्या आप ये मेजर करके बता सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं कोई क्वांटिटेटिव डाटा आपको देता हूँ, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि बताइए कि आपने अभी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो अब आप इसको आप बता सकते हो कि आपको एक डाटा मिला है क्वांटिटेटिव फॉर्म में। ठीक है ना, आपको बोला गया था कि आपको 200 यूनिट्स बनाने हैं और आपसे फिर पूछा जा रहा है कि आपने कितने यूनिट्स अभी बना लिए हैं। तो अब आप काउंट करके इजीली बता पाओगे कि आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। ओके, तो ये मतलब है क्वांटिटेटिव डेटा का। तो देखो मेरा अभी सिर्फ ये था, देखो मैंने अभी आपको ये पॉइंट पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन बस मैंने आपको ये बताया है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क होता है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस पॉइंट को पढ़ते हैं पहले। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। तो देखिए क्या कहता है ये। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस या प्लान्ड स्टैंडर्ड या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। ओके, कुछ भी कह सकते हो आप। इफ दीज स्टैंडर्ड्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। देखो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, क्या कह रहा है ये। आप एक्चुअल और प्लान्ड स्टैंडर्ड्स को या परफॉर्मेंस को आप कब कंपेयर कर पाओगे? जब वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होंगे। अगर वो क्वालिटेटिव टर्म्स में है तो आप उसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। भाई सीधा सा लॉजिक है। आपने आपने एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड तैयार किया, आपने बोला कि जी हमको 1000 यूनिट्स को सेल करना है। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वार्टर में या फिर हाफ ईयरली। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ सेल करी 600 यूनिट्स की। ठीक है, 1000 में से 600 यूनिट्स की आपने सेल कर दी। देखो यहाँ पे आप कंपेयर कर पाए ना कि 400 यूनिट्स की सेल नहीं हो पाई है। ये आप कंपेयर तब कर पाए जब वो डेटा आपका मेजरेबल टर्म्स में था, क्वांटिटेटिव टर्म्स में था। ठीक है, आपको नंबर्स पता थे तभी तो आप उसको मेजर कर पाए। ठीक है, तभी तो कंपेयर कर पाए आप। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बहुत सिंपल पॉइंट है, बिल्कुल मत घबराओ। क्या कहना चाह रहा है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड स्टैंडर्ड या प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इफ दिस स्टैंडर्ड्स, अगर यही स्टैंडर्ड ठीक है आपके आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक है, चलो मतलब सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल डिफिकल्ट है कंपेयर करना एक्चुअल को प्लान से, अगर वो चीज आपकी क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं है। ये एक लाइन में अगर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊं तो ये मतलब है इस पॉइंट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। देखो बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंसी लेवल, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज मोरल। भाई एक बात बताओ, ठीक है, आपको अगर आपको कोई मोटिवेट कर दिया किसी ने आपको, तो आप क्या बता पाओगे कि आप कितने परसेंट मोटिवेट हो गए? ठीक है, या आप कितने यूनिट आप मोटिवेट हो गए? क्या पॉसिबल है बताना? नहीं है ना। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मान लो कि आप कहीं पे जॉब करने गए। ठीक है भाई, अभी तो देखो आप छोटे बच्चे हो, आप 12th क्लास में हो। ठीक है, या फिर मतलब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि आप कहीं पे जॉब करने के लिए गए। ठीक है, वहां पर आपको जॉब में मजा आ रहा है। ठीक है, आपको काम करना वहां अच्छा लग रहा है, और कोई आपसे पूछे कि भाई आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्या आप मुझे नंबर में बता पाओगे? तो क्या आप रियली बता सकते हो? चलो आपने कह दिया जी मेरे को ना 80% अच्छा लग रहा है। तो आपने किस बेसिस पे बोल दिया आपको 80% अच्छा लग रहा है भाई? समझ रहे हो?
तो कहने का मतलब क्या है कि आप इन कुछ चीज़ों को आप जो क्वालिटेटिव टर्म्स में होती हैं उसको आप मेजर नहीं कर सकते। सिंपल सा लॉजिक ये है इस पॉइंट का, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, आप मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है इस टॉपिक के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है, अगर मैं बिल्कुल नहीं घबराना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी लगा दिया था, याद होगा आपको 2017 में गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया था, जीएसटी। क्या कोई रोक पाया? कोई भी रोक पाया गवर्नमेंट को जीएसटी लगाने से? ठीक है चलो वो भी रहने दो। मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की। मार्केट में इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है आजकल, मतलब आजकल के काफी समय से, क्या कोई उसको रोक पा रहा है? देखो टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी तो चेंज हो ही रही है, आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या आपका कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं है। कैसे कंट्रोल करोगे अपने, मतलब बाहर की जो चीज़ आपके ऊपर जो अफेक्ट कर रही है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन फैशन, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी एटसेट्रा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि मैं कोई कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ और मेरे बिल्कुल आज सामने या फिर अगल बगल में कोई और कोचिंग सेंटर खोल के बैठ जाए, तो क्या मैं उसको रोक पाऊंगा? नहीं रोक पाऊंगा ना मैं उसको, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए आपको एक ना बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं खाने पीने का बहुत शौकीन आदमी हूँ, ठीक है। जैसे कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि नेहरू प्लेस नाम की एक जगह है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एक नेहरू प्लेस नाम की एक जगह है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। तो वहाँ पे ना एक ढाबा है एक छोटा सा, वो जिसका नाम है पंजाबी खाना या पंजाबी ढाबा, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत चलता है वो। अब उसके दोनों तरफ, ठीक है ना, और भी ढाबे खुल चुके हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो रोक पाया खुलने से? क्या अपने कॉम्पिटिटर बढ़ने से वो रोक पाया? नहीं, क्योंकि सब देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। बस आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि अब आपको इनसे आगे कैसे निकलना है। समझ गए ना। तो देखो लिमिटेशन का काम किया नहीं किया एक तरीके से। भाई जो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसको आप कैसे, मतलब उसे कैसे कोप अप करोगे बताओ। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल, एंटरप्राइज को या कोई भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती एक्सटर्नल फैक्टर्स को। हाँ उसके होने वाले जो प्रभाव है उससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, उससे बचने के लिए उसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन देखो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा उस चीज का, ठीक है। अब जैसे बिटकॉइन पर आपने सुना होगा 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आप मना कर दोगे जी मैं नहीं दे रहा? पॉसिबल है ऐसा मना कर दो, मतलब आपने टैक्स देने से मना कर दिया, वाह। पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलो, होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, देखो कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं ना एम्प्लॉयज, ठीक है, उनको पसंद नहीं है कोई उनके ऊपर कंट्रोल बना के रखे। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेजोरिटी ऑफ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको यही होता है कि भाई कोई उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल ना डाले, मतलब एक तरीके से उनकी फ्रीडम ना छीने उनसे कोई भी, ठीक है। भाई अगर देखो मैं कहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई काम, मैं आराम से काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई बार बार आके मेरे ऊपर हुक्म झाड़ रहा है कि भाई ये कर, अब ये कर, नहीं अब ऐसे कर, अब ऐसे करो, ये करना है वो करना है। अरे भाई साहब जो मेरा काम है मुझे वो तो कर लेने दो एटलीस्ट, ठीक है। अब मैं क्या क्या कर लूँ एक बार में, या फिर चलो ये भी छोड़ो, ठीक है, मैं कहीं मान लो जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि फील्ड स्टाफ माइट ऑब्जेक्ट व्हेन देयर लोकेशन इज ट्रैक्ड बाय जीपीएस, ठीक है। जो आपका मान लो जो फील्ड स्टाफ होता है जिसको फील्ड पे काम करना होता है, जैसे कि एक सेल्स टीम है। अब सेल्स टीम जो है, मान लो कोई एक पार्टिकुलर सेल्स टीम है, ठीक है, टीम ए है, उसका जो बॉस है, ठीक है, उन्होंने उसने क्या करा, उसने अपनी टीम से बोला कि सब अपना जीपीएस ऑन रखेंगे, मैं ये देख चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं ऑफिस आवर्स में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बंदा कस्टमर के पास जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो वो उसकी पूरी लोकेशन किसको मिल रही है, उसके बॉस को मिल रही है, ठीक है।
अब उस बंदे के दिमाग में तो ये बैठा हुआ है ना कि मैं कहीं भी जाऊं, मैं चाहे 2 मिनट के लिए कहीं रुक जाऊं या फिर 2 मिनट के लिए मैं कहीं भी कुछ काम करने चला जाऊं या फिर जो भी है अपना पर्सनल वर्क के लिए चला गया, लेकिन कोई उसके ऊपर नजर बना के बैठा हुआ है। ठीक है ना, वो कहीं भी जा रहा है उसके ऊपर नजर है, मतलब कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है उसको, उसके दिमाग में ये बात रहेगी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, वो अपने को उसे लगेगा कि मेरी फ्रीडम खत्म हो रही है इस तरीके से ना, मतलब मैं नहीं कर सकता इतने प्रेशर में काम। ठीक है, तो यही कह रहा है ये पॉइंट, सम एम्प्लॉइज फील कंट्रोल रिड्यूसेस और curtails देयर फ्रीडम। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल फील्ड स्टाफ माइट ऑब्जेक्ट व्हेन देयर लोकेशन इज ट्रैक्ड बाय जीपीएस। या फिर एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, मान लो कि आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपके ऊपर कोई नजर रख रहा है सीसीटीवी कैमरे से। ठीक है ना, तो भाई आपको अच्छा नहीं लगेगा यार, मैं मतलब अगर 2 मिनट के लिए आपने मतलब कुछ और काम भी कर लिया या फिर आप काम से थोड़ा सा मतलब बोर हो गए या फिर जो भी है, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आपने इधर उधर थोड़ी सी किसी से बातें कर ली और तुरंत आपके बॉस ने आपको बोला कि जी हम तो आप नजर रख रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार मेरी यहाँ तो बिल्कुल फ्रीडम नहीं है थोड़ी सी भी, मतलब समझ रहे हो ना, तो आप उस इन्वायरमेंट में काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले लिमिटेशन की तरफ कंट्रोलिंग के, वो है कॉस्टली अफेयर। देखो जो कंट्रोलिंग होता है ना, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। क्या है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। समटाइम्स क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए बड़े बड़े मैनेजर्स को हायर करती है, जो कि बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं कंपनी को, क्योंकि भाई अगर जितना अच्छा आप मैनेजर को हायर करोगे उतनी ही आपको उसको सैलरी देनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं वो चीज़ कंपनी के ऊपर बर्डन बन रही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, कंट्रोल इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। भाई कंट्रोलिंग का ये मतलब थोड़ी कि तुम आज ही एक दिन में कंट्रोल कर लोगे सब कुछ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके लिए टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। ठीक है ना, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है कंट्रोलिंग, क्योंकि देखो आम आदमी के बस के तो है नहीं वो कंट्रोल कर पाए। आप किसी नॉर्मल एम्प्लॉय से बोलो भाई तू ये कंट्रोल कर ले ये चीज, भाई उसको नहीं पता उस चीज के बारे में, आप उससे एक ही काम करवाए जा रहे हो तो उसे वो काम करना आता है, बाकी उसके अलावा उसे आप कुछ और काम दे रहे हो तो वो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं गलतियां करेगा। लेकिन जिसका काम ही कंट्रोलिंग करने का है, जिसका काम ही यही है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो भी मैनेजर है, अगर आप उसको हायर करते हो या फिर उससे आप वो करने के लिए बोलोगे तो भाई डिमांड तो करेगा वो ज़्यादा पैसों, क्योंकि टाइम लगेगा उसका, एफर्ट्स लगेंगे उसके, तो कंपनी के ऊपर तो बर्डन पड़ना है। तो इसलिए ये एक कॉस्टली अफेयर होता है कंट्रोलिंग। ओके, टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू स्पेंड लार्ज अमाउंट। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कंपनी को बहुत ही बड़ा अमाउंट कंपनी में मतलब लगाना होता है, बहुत ही बड़ा अमाउंट स्पेंड करना होता है। तो एक तरीके से कंपनी के ऊपर खर्चा पड़ जाता है, बर्डन पड़ जाता है। ठीक है, तो होप कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए हैं जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग के। ठीक है, सबसे पहला हमने देखा था डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, फिर हमने पढ़ा था नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, फिर हमने पढ़ा कॉस्टली अफेयर। ओके, तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल पॉइंट है, आपको समझ में भी आ गया होगा अब। ठीक है ना, अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है इसके अंदर तो आप प्लीज़ मेरे को ईमेल करिए या फिर कमेंट बॉक्स में डाउट्स अपने पूछ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ओवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।